Hello viewers, I corporate trainer engineer दिलीप सिंह पवार from Greater Noida branch. I welcome you all to a new particular video. जैसे आप देख पा रहे हो, हम आज पर्टिकुलर एक साइट पे आए हैं जिसमें हम आज कम्प्लीटली बात करेंगे फॉर्मवर्क के बारे में कि हमारी पर्टिकुलर साइट पे क्या फॉर्मवर्क है, उन पर्टिकुलर फॉर्मवर्क के नेम क्या है, किस बेसिस पे उन फॉर्मवर्क को एक्चुअल में जाना जाता है, उनके बारे में हम कम्प्लीटली विद द इंजीनियर विल डिस्कस अबाउट इट एंड होपफुली दोज हु आर एक्चुअली गोइंग थ्रू द वीडियो ओनली will understand about the framework and part of the framework and the name of specific framework will get to know about. You will get to know in this video through our thoughts and process. So let's start with our particular video. जैसा कि आप देख पा रहे हो, इस पर्टिकुलर कंस्ट्रक्शन साइट पे ये आपको प्लाई वर्क का एक पूरा फॉर्मवर्क दिख रहा है. एक बार मोहित एक टॉप में करके दिखाना. तो ये पूरा प्लाई वर्क का पूरा फॉर्मवर्क दे रखा है. अब इस फॉर्मवर्क में जो फॉर्मवर्क में जो प्लाई यूज में आई है उसकी प्लेसिंग अलग अलग है. जैसा आप देख पा रहे हो, कहीं बीम पे फॉर्मवर्क बंधा हुआ है, कहीं आपके स्लैब के बॉटम में फॉर्मवर्क बंधा हुआ है. तो ये जो फॉर्मवर्क है, जब इसकी प्लेसमेंट अलग अलग है तो बाय डिफॉल्ट इनके नेम भी अलग अलग होने चाहिए. तो हमने कैटेगराइज बेसिस पे फॉर्मवर्क इज कम्प्लीटली डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरी. फर्स्ट वन इज योर स्टेजिंग, सेकंड वन इज योर सेंटरिंग एंड थर्ड वन इज योर शटरिंग. अब बात करते हैं इन तीनों में डिफरेंस क्या है. जैसा कि आप देख पा रहे हो, अगर स्लैब के बॉटम में या कोई भी ऐसा आपका आरसीसी मेंबर जिसके बॉटम में अगर आप फॉर्मवर्क बांध रहे हो तो आपका हमेशा होगा सेंटरिंग, CENTERING, उसको हम सेंटरिंग बोलेंगे. उसी फॉर्मवर्क को अगर आप किसी भी आरसीसी मेंबर के वर्टिकल पार्ट पे बांध रहे हो, उसका एग्जांपल क्या हो सकता है. एक तो आपका बीम का साइड हो सकता है या फिर आपके कॉलम के साइड हो सकते हैं. तो उस फॉर्मवर्क को आप टिपिकली नेम दोगे शटरिंग वर्क. एंड इफ यू गो एट द लास्ट पॉइंट, एक ऐसा फॉर्मवर्क जो आपकी फॉर्मवर्क के अंदर शटरिंग और सेंटरिंग दोनों को सपोर्ट कर रहा है, उसको हम बोलेंगे स्टेजिंग. जैसा कि आप देख पा रहे हो, दिस प्रॉप इज काइंड ऑफ अ स्टेजिंग पार्ट, क्योंकि ये आपके फॉर्मवर्क में से शटरिंग और सेंटरिंग दोनों को सपोर्ट कर रहा है. तो होपफुली आपको ये डिफरेंस समझ में आया होगा कि एक फॉर्मवर्क के जो 3 सब पार्ट्स होते हैं उनके क्या नेम होते हैं और उनके क्या पर्पस के बेसिस पे उनको वापस नोमेनक्लेचर के बेसिस उनको कैटेगराइज किया गया. आई होप इंजीनियर्स आपको भी ये चीज़ समझ में आई होगी कि एक फॉर्मवर्क में स्टेजिंग क्या है, आपका सेंटरिंग क्या है और शटरिंग क्या है. ठीक है. अब ये आप देख पा रहे हो, ये आपका क्या एक आयरन का प्रॉप है जिसको टेलीस्कोपिक प्रॉप बोलते हैं. इस प्रॉप के बेसिस पे हम हाइट को एडजस्ट कर सकते हैं. आप ये भी देख पा रहे हो, इसके बॉटम में इसके लेग हैं और ये फ्लैट है. फ्लैट होने की वजह से एक बार ये जहाँ सिचुएटेड हो गया उसको मूव नहीं करवाया जा सकता. अब बात करते हैं कि अगर मेरे पास आयरन के प्रॉप नहीं है, जो टेलीस्कोपिक प्रॉप है वो अगर नहीं है, तो इसका अल्टरनेटिव क्या हो सकता है. इसका अल्टरनेटिव है आपका बैम्बूस, जो आप जनरल यूज में लेते हो, हिंदी वर्ड्स में उसको बलिया बोलते हैं. वो आपकी फ्लोर टू फ्लोर हाइट पे लगाई जाती है. अब उन दोनों को यूज करने का एक ही पर्पज है, आप अपने फॉर्मवर्क को सपोर्ट कर रहे हो. ओके. अब बात की जाए, अगर मैं टेक्निकलिटी के बेसिस पे डिफरेंशिएट करना चाहूँ कि इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होगा ऑन द बेसिस ऑफ द डिस्टेंस, तो आप अगर मोहित एक बार ऊपर दिखाएंगे, ये टेलीस्कोपिक प्रॉप और दूसरा टेलीस्कोपिक प्रॉप, आई मीन दो प्रॉप को एक साथ किसी फॉर्मवर्क को सपोर्ट करना है तो इनके सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है हम जनरली 1 मीटर से लेकर 1200 mm तक रख सकते हैं. वहीं अगर बात करूं मैं बैम्बू की या फिर मेरे बलियों की, तो उनमें लिमिटेशन क्या है, 1 मीटर या 1200 mm की डिस्टेंस पर नहीं रखा जा सकता. उनको आप 600 से लेकर 800 mm की लिमिट में ही रखोगे, तो उनकी सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस होगी वो लिमिट हो जाएगी 600 से लेके 800 mm तक. ठीक है. तो अगर बात की जाए कंस्ट्रक्शन साइड पे, अगर आपको प्रोजेक्ट मिला जिसमें आपको बैम्बू यूज में लेना, बैम्बू इन द सेंस कि आपको बलियां यूज में लेनी है, तो उस केस में नंबर ऑफ बलियां ज्यादा हो जाएंगी इन नंबर ऑफ प्रॉप से. जो बाय डिफॉल्ट मैथमेटिकल कैलकुलेशन से एक पर्टिकुलर कंपोनेंट आपके 1 से मीटर से लेके 1200 mm की डिस्टेंस पे लग रहा है और वही अदर कंपोनेंट आपके 600 से लेके 800 mm की स्पेसिंग पे लग रहा है, तो बाय डिफॉल्ट उनके नंबर ज्यादा होंगे कि नहीं होंगे. और दूसरा लिमिटेशन क्या है, हमें पता है हमारी बलियां कंप्रेशन में अच्छी होती है, बट एक लिमिट तक ही वो अच्छी होती है अगर आपके ऊपर कहीं स्लैब की कास्टिंग हो रही है. और बाय डिफॉल्ट अगर आपका ऊपर आके गिर जाता है ऐसी पोजीशन पे जहाँ पे आपकी बलियां जस्ट सपोर्ट लेके बैठी है, तो उस केस में आप फेलियर होने के चांसेस रहेंगे. ठीक है. बट उस फेलियर को एलिमिनेट किया जा सकता है इन पर्टिकुलर टेलीस्कोपिक प्रोब से, क्योंकि इसकी कंप्रेशन स्ट्रेंथ उससे ज़्यादा है. ठीक है. और इनको मल्टीपल टाइम यूज में भी लिया जा सकता है. बहुत टाइम जब गलत एग्जीक्यूशन होता है तो बलियों के साथ आपको पता है नेल वो कहीं भी गाड़ देते हैं. उस केस में उनका जो पर्टिकुलर शेप था, जो परफेक्ट शेप था, जब वो नई आपने परचेस किया था, वो थोड़े टाइम के बाद नहीं रहती. उस केस में पहली चीज वो ऑर्गेनिक मटेरियल से भी बनी है, वुड की बनी है, तो दैट मीन जब जब मॉइस्चर आएगा वो मॉइस्चर को ऑब्जर्व करती रहेगी, उसके फाइबर खुलते रहेंगे. एक लिमिट के बाद वो उस पर्टिकुलर कंप्रेशन लोड को नहीं झेल पाएगी जिसके लिए वो बनी थी. उस केस में ये हमारी रफ एंड टफ यूज में आती है. क्लियर हुई ये बात. अब एक और एग्जीक्यूशन की मैं बात करूंगा. जब भी आप देखते हो जो आपके वर्टिकल प्रॉप होते हैं, जैसे बलियों की बात करूँ, वो थोड़े इंक्लाइंड भी लगाए रहते हैं. ठीक है. अब हम ये बात नहीं करेंगे कि इंक्लाइन लगाना सही है या नहीं, बट इंक्लाइन लगाने के बाद उसका एक पर्टिकुलर आउटपुट क्या निकाला जा सकता है, उसका एक पॉजिटिव आउटपुट क्या निकाला जा सकता है. मैं ये बोल रहा हूँ जनरली वर्टिकली लगाना सही है किसी भी प्रॉप को.
बट आपको पता है आपकी बलियां हैं अगर स्लैब हाइट से थोड़ी सी बड़ी है, सपोज आपकी स्लैब हाइट 10 फीट है और आपने जो बलियां परचेज करी वो 12 फीट की या 15 फीट की है, उस केस में अगर आप हर स्लैब के लिए अपनी 12 या 15 फीट की बली को काटते रहोगे तो उस केस में आपकी कॉस्टिंग बिगड़ जाएगी, इकोनॉमिक नहीं रहेगा आपके लिए उसको परचेज करना। उस केस में आप क्या करते हो, उन्हीं बलियों को थोड़ा सा टिल्ट करके आप लगाते हो, प्लेस करते हो। अब वो लगाने से एक बेनिफिट क्या मिल जाता है, इन केस अगर फ्यूचर में अगर स्लैब का फेलियर भी होता है तो आपको पता है अगर ये मेरा प्रॉप थोड़ा टिल्ट होता तो आपको मार्जिन मिल जाता इस प्रॉप को टाइट करने का, जो कि इस केस में नहीं मिल पाएगा। अगर आपकी बल्ली अगर स्ट्रेट है तो उस केस में आप अगर फेलियर को फेस कर रहे हो, आपकी स्लैब ऊपर से खुल गई है, तो उस बल्ली को टाइट करने का और कोई तरीका नहीं है, आपको वहां से कंक्रीट को हटाना ही पड़ेगा या फिर एक बार आपको कास्टिंग रोकनी पड़ेगी और बल्ली को वापस प्लेस करना पड़ेगा। उसी जगह पे अगर आपकी बल्ली थोड़ी सी टिल्ट होती, टिल्ट होने के बेसिस पे क्या रहता, आपको थोड़ा सा मार्जिन मिलता। जैसे ये अगर थोड़ी सी टिल्ट है, अगर मैं इसको यहाँ से प्रेस करूंगा तो ये आगे जाके इस पर्टिकुलर स्लैब को धक्का देगी ऊपर, तो ये मार्जिन आपको इसको टाइट करने में यूज आया कि नहीं आया, आई चीजें समझे। तो ये पर्पस होता है किसी भी बल्ली को थोड़ा सा टिल्ट लगाने का, क्लियर है। बट जनरली ऑन द बेसिस ऑफ आईएस कोड we should always place our bully in a erect form, that means it should be always straight, okay। बट इन केसेस अगर आपके पास मटेरियल परचेसिंग ज्यादा हो गया और आपको पता है कि अगर बार बार मैं बल्ली को काटता रहूंगा तो एक टाइम आएगा तो आपके पास बल्लियां ही नहीं बचेगी, क्योंकि इन द वे आपकी बल्लियां वुडन की बनी है, एक ऑर्गेनिक मटेरियल बनी है, वाटर ऑब्जर्व करती जाएगी, फाइबर खुलते जाएंगे, वैसे भी वो यूज में आने वाली है नहीं नेक्स्ट टाइम के बाद, तो उस केस में टिल्ट करके आप उसको ऐसे यूज में ले सकते हैं, क्लियर है बात, ठीक है। और स्पेसिंग कितनी रखोगे आप, 600 से लेके 800 mm। जब भी आयरन या वर्टिकल प्रो टेलीस्कोपिक प्रॉप की बात आएगी उसी स्पेसिंग को आप सेंटर टू सेंटर 1 मीटर से लेके 1200 mm तक रख सकते हो, क्लियर है। अब इससे आगे अगर हम चलते हैं कि इस पर्टिकुलर पूरे स्लैब में इसको बैठाया कैसे गया होगा, जनरल वे में देखा जाए तो ये पूरा फॉर्मवर्क कैसे बैठाया गया होगा, तो आप हमेशा एक चीज याद रखना, हर पर्टिकुलर साइड में एक कॉलम रेफरेंस कॉलम होता है, वो रेफरेंस कॉलम हर बार हर लेवल को देने में काम आता है। अगर आपके इस फ्लोर पे उस रेफरेंस कॉलम को मैं काम में ले रहा हूँ तो ऊपर वाले फ्लोर में वो सेम ही कॉलम ऊपर उठेगा और उसी रेफरेंस को हम बार बार यूज में लेंगे। अगर आप हर फ्लोर पे अपने रेफरेंस कॉलम को चेंज करते रहोगे तो एरर आती ही जाएगी और एरर आपको भी नहीं पता चलेगा कहाँ से इनिशिएट हुई, उसको एंड कहाँ किया जाए। तो फर्स्टली आई पर्सनली एडवाइस आपका एक पर्सनल कॉलम होना चाहिए जिसको आप रेफरेंस कॉलम बोलो। अब बात की जाए इस फॉर्मवर्क को बैठाने की, इस फॉर्मवर्क को बैठाने का एक ही तरीका है, आपको आपका रेफरेंस कॉलम चूज करना होगा। उस रेफरेंस कॉलम पे आप अपना लेवल पहले डिसाइड करते हो कि मैं 1 मीटर की हाइट पे मार्किंग कर लो सपोज, तो 1 मीटर की हाइट आपने कॉलम पे मार्क करी। अब मैं बात करता हूँ अगर फ्लोर टू फ्लोर हाइट 3 मीटर की है और मैंने कंसिडर किया है या फिर मेरी ड्राइंग के बेसिस पे ये मुझे फाइंड आउट हो चुका है मेरी स्लैब बीम की डेप्थ 300 mm की है, तो दैट मीन्स इस बीम का जो बॉटम है इस फ्लोर से 27 mm पे रहना चाहिए। वो 27 mm अचीव कैसे होगा, जब मैं एक रेफरेंस कॉलम पे सपोज मैं 1 मीटर की मार्किंग कर दे रहा हूँ। अब 1 मीटर की मार्किंग भी करना किसके बेसिस पे पॉसिबल हो पाएगा, जब इंडोर वर्क होता है तो हम वाटर पाइप को फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं, बट अगर आउटडोर वर्क होगा तब हम ऑटो लेवल को फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे। बट ये इंडोर वर्क है तो हम ऑटो लेवल की जगह वाटर पाइप को फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे। वाटर पाइप से हम 1 मीटर की मार्किंग सबसे पहले कर लेंगे विद द हेल्प ऑफ टेप, उस 1 मीटर को हम सब जगह ट्रांसफर कर देंगे। जब मेरे सारे ही कॉलम पे 1-1 मीटर ट्रांसफर हो जाएगा तो मुझे पता चल जाएगा मुझे एक 0 मीटर की हॉरिजॉन्टल प्रोफाइल मिल चुकी है, ठीक है। अब ये हॉरिजॉन्टल प्रोफाइल मिलने के बाद मुझे अपने बीम के बॉटम को बैठाना है। अगर मैंने पहले कंसीडर किया था कि स्लैब टू स्लैब हाइट 3 मीटर है और बॉटम मेरा बीम का 300 mm की डेप्थ पर है, दैट मीन्स ये फ्लोर हाइट मेरी 2700 mm रही बीम के बॉटम को छोड़ के, उस केस में 1 मीटर के बाद बीम का बॉटम कितने पे बचेगा, 1700 mm पे बचेगा। तो मैं क्या करूंगा, उस 1 मीटर से मेरा 1700 mm की टेप खोल के मार्किंग करूंगा कॉलम पे ही। अब एक चीज आप नोटिस करो, अगर आप कॉलम के टॉप पे 1700 mm की सिर्फ एक मार्किंग करते हो उससे कभी पता नहीं चलेगा ये स्ट्रेट है या नहीं, तो आपको एक मार्किंग 1700 की कॉलम के लेफ्ट हैंड साइड में और एक मार्किंग कॉलम के राइट हैंड साइड में करनी पड़ती, तभी आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। जब एक स्ट्रेट लाइन मिल जाएगी तो वो यही काम दूसरे कॉलम पे भी करोगे, तब आप जाके अपनी प्लाई को वहां पे प्लेस कर सकते हो, तब आपको आपका बीम का बॉटम मिल जाएगा। क्लियर हुई चीज। ये बीम का बॉटम एक बार मिल जाने के बाद आप बीम के साइड्स को प्लेस करते हो, बीम के साइड प्लेस होने के बाद आप अपने स्लैब के बॉटम को उस पर प्लेस करते हो। ये जनरल सा प्रोसेस होता है। अब इसमें एक सबसे बड़ा डाउट जो आता है कि इस फॉर्मवर्क की कैलकुलेशन कैसे की जाती है, तो फॉर्मवर्क की कैलकुलेशन का एक ही मोड ऑफ मेजरमेंट, दैट इज योर एरिया। या तो आप उसका स्क्वायर मीटर में कर रहे हो या फिर स्क्वायर फीट में कर रहे हो, बेसिस ऑफ द फैक्ट दैट यू आर यूजिंग एफएस सिस्टम और एमकेएस सिस्टम। एमकेएस सिस्टम के थ्रू जाओगे तो आप मीटर स्क्वायर में आपको अपने फॉर्मवर्क को लोगे, एफएस में जाते हो तो स्क्वायर फीट में। तो कॉन्टैक्ट सरफेस एरिया का मतलब ही आपका फॉर्मवर्क होता है, ठीक है। अब इसमें जो सबसे बड़ा इशू आता हुआ था बीम का फॉर्मवर्क कैलकुलेट करना। स्लैब का फॉर्मवर्क तो इजीली निकल जाएगा, जो स्लैब के 2 डायमेंशन है वही तो आपको फॉर्मवर्क लगना है, बट बीम के फॉर्मवर्क में वो प्रॉब्लम आती है। तो बीम के फॉर्मवर्क को समझने के लिए हमारे पास 2 शेप होते हैं, विच इज अवर अल्फाबेटिकल लेटर्स। फर्स्ट वन इज यू शेप, सेकंड इज जे शेप। जब भी आपका पर्टिकुलर बीम
किन्हीं भी दो स्लैब के मिड में, जैसा मोहित ये दिखाओ, ये मिड वाली बीम आपको दिख रही है, तो इसके लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में सेम थिकनेस ऑफ स्लैब है। इस केस में आप देख पा रहे हो इस पर्टिकुलर बीम के दो तो शटरिंग पार्ट है और एक बॉटम इसका सेंटरिंग पार्ट है। तो इसका शटरिंग दोनों सेम हाइट की होगी या डेप्थ की होगी, और बॉटम जो होगा, जो बीम का बॉटम है वो विड्थ में होगा जितना इसमें रहेगा। तो इसमें एक परफेक्टली यू शेप बन रहा है। तो पहला बीम का शेप हो गया यू, जो कहाँ काम आएगा, जनरली जहाँ पे बीम इंटरनल हो, जिसके दोनों तरफ स्लैब हो। और जितने भी आउटर बीम है, उन आउटर बीम में एक तरफ बीम का पूरा चैनल दौड़ता है, दूसरी तरफ बीम का उतना ही शटरिंग का वर्क आ पाता है जितना तुम स्लैब की थिकनेस को माइनस करते हो। तो दैट मीन जितने भी तुम्हारे आउटर बीम है और वो सारी बीम जो किसी डक्ट के बीच में आई है, वो भी आउटर में ही कंसिडर होती है। वहां हमेशा जे शेप बनता है, जे शेप की कैलकुलेशन वहां पे होगी। तो जे शेप का मतलब क्या है, अगर मेरे बीम के डायमेंशन 250 बाय 350 है, दैट मीन्स बीम का जो आउटर वाला पार्ट होगा वो 350 मेजर होगा, जिसको मैं सेंटर शटरिंग बोल रहा हूँ। बॉटम वाला पार्ट जो मेरा सेंटरिंग है वो 250 होगा, और इनर वाला जो आपका शटरिंग पार्ट है वो आपकी ओवरऑल 350, अगर आपने डेप्थ ले रखी है उसमें से आपकी स्लैब की थिकनेस माइनस हो जाएगी। ऐसे आपका जे शेप इजीली वहां पे निकल जाएगा। So hopefully engineers, ये जो particular important points which we have discussed today about our formwork, these vertical props, you got that idea, and in near future, if an interview comes right in your life, you can easily give the answer and get the best job which you always require. Moreover that, if you have any doubt, then you can directly call on 9111001234, or you can directly visit our Greater Noida branch, which is in KB Complex. Alpha 2 is the center area of our branch. Till then, we will meet in the next module. Then be safe, be healthy. Jai Hind, Jai Bharat.